मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। अंजना ओम कश्यप, दुनिया भर में इनकी ज़िल्लत हुई है, रुसवाई हुई है, इसके बावजूद ये मैडम सुधरने को तैयार नहीं हैं। एक मर्तबा फिर इन्होंने दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करवाई है और अब दुनिया भर के लोग इनको फेक जर्नलिस्ट बता रहे हैं। एक और ख़बर सामने आई है जिसका ताल्लुक़ गाज़ियाबाद से है, जहां प्रशासन ने जिम ट्रेनर के लिए वेरिफिकेशन को ज़रूरी करार दे दिया है और इस खबर का ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है आयुष मलिक से, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। कोलकाता से खबर सामने आई जहां एक बिल्डिंग में ईवीएम रखे हुए थे और बिल्डिंग के नीचे हिस्से में आग लगी, लेकिन ऊपर जहां ईवीएम रखा हुआ था उस फ्लोर में रखे हुए तमाम ईवीएम जलकर खाक हो जाते हैं। कुछ और अहम और ज़रूरी ख़बरें हैं जिनको इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। यहाँ एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है और कमेंट में भी मैंने लिंक डाल दिया है। मेंबरशिप की अपील सिर्फ मैं नहीं करता हूं, बल्कि इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, जितने बड़े बड़े अखबारात हैं, मीडिया हाउसेज हैं, वह तमाम अपने व्यूवर से, अपने सब्सक्राइबर से मेंबरशिप की, सब्सक्रिप्शन की अपील करते हैं और वो उनकी मेंबरशिप लेते हैं। अगर आप भी मिला टाइम्स के काम को पसंद करते हैं तो ज़रूर हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। और आइए बात करते हैं तमाम ख़बरों की और तफसील से जानते हैं इन ख़बरों को। अंजना ओम कश्यप ने पिछले दिनों टीचर्स के साथ लड़ाई की। टीचर्स ने अंजना ओम कश्यप को बताया था कि आप फर्जी खबर बताती हो, फेक न्यूज़ चलाती हो, आप जमहूरियत के चौथे पिलर को लगातार कमज़ोर कर रही हो। तो अंजना ओम कश्यप भड़क गई, गुस्सा आ गया और इन्होंने 2 करोड़ रुपए के मनहानि का मुकदमा दायर कर दिया कुछ टीचर्स के ख़िलाफ़ और स्पेशली इन्होंने 4 टीचर्स को मेंशन किया, लेकिन टीचर्स ने कहा कि हमने उनके झूठ को एक्सपोज किया है, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब अंजना ओम कश्यप ने इन तमाम वाक़यात के बाद एक और झूठी खबर फैलाई है और ये ऐसी झूठी खबर है जिसको गलत बताया जा रहा है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। दरअसल अंजना ओम कश्यप ने पिछले दिनों अपने शो में ईरान पर तबसरा करते हुए कह दिया कि ईरान में इतनी गुर्बत है, इतनी भूखमरी है कि वहाँ रोटी खाने के लिए भी लोगों के पास पैसा नहीं है। लोग रोटी खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए ईएमआई का सहारा लेते हैं, लोन और कर्ज का सहारा लेते हैं। अंजना ओम कश्यप ने इस तरह की घटिया रिपोर्टिंग की कि आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज की तारीख में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जहां लोग ईएमआई का इस्तेमाल करें, यानी किस्तों पर पैसा की अदायगी करें रोटी खाने के लिए या आटा खरीदने के लिए। हो सकता है भूखमरी हो, वहाँ के लोगों को रोटी मैसर ना हो, आटा मैसर ना हो, वो भूखे मर रहे हों, लेकिन ये कहना कि वो आटा खरीदने के लिए, रोटी की ख़रीदारी करने के लिए ईएमआई का इस्तेमाल करते हैं, किस्तों पर पैसा अदा करते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप और जो इंडिया का गोदी मीडिया है उसका एजेंडा है ईरान के ख़िलाफ़ झूठ बोलना, ईरान को बदनाम करना, ईरान के मुकाबले में इज़राइल की तारीफ़ करना, अमेरिका को तरजीह देना। तो इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अंजना ओम कश्यप ने ईरान के ख़िलाफ़ इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। अंजना ओम कश्यप को लगा होगा कि 100 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक अमेरिका ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सका है। जब जंग के अय्याम चल रहे थे उस वक्त भी ईरान अमेरिका को लगातार मार रहा था, उसके जहाज़ों पर, उसके फाइटर प्लेन पर, उसके शिप पर और एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले कर रहा था। मिडिल ईस्ट में मौजूद जहाँ जहाँ अमेरिकी फौजी अड्डा है उन सबको ईरान ने निशाना बनाया। इसराइल को ईरान ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया और अब जब मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है तो मुज़ाकरात की मेज़ पर भी ईरान अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन अमेरिका ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर रहा है। तो इन सब के दौरान इंडिया की आवाम को, आज तक को और अंजना ओम कश्यप को ये दिखाना था, क्योंकि मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हर एक के जहन में यही बात फैली हुई है कि ईरान मजबूत है, ताकतवर है और वो कमज़ोर नहीं है जैसा बताया गया था। तो अब इस नैरेटिव को बदलने के लिए अंजना ओम कश्यप ने कहा कि नहीं नहीं, ईरान बहुत कमज़ोर है, गरीब है, रोटी भी मैसर नहीं है। अब लोगों ने फैक्ट चेक किया और बताया कि अंजना ओम कश्यप की जो रिपोर्ट है गलत है। मोहम्मद ज़ुबैर ने भी फैक्ट चेक किया और ट्विटर पर उन्होंने अंजना ओम कश्यप की इस वीडियो को गलत और फेक बताया। अब ईरान की एम्बेसी जो इंडिया में है उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस खबर को शेयर किया, अंजना ओम कश्यप की इस रील को शेयर किया और लिख दिया फेक। अब
کوئی باہر کی ایمبیسی، دنیا کا کوئی دوسرا ملک اگر آپ کو فیک بتائے، غلط بتائے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی اوقات کیا رہ جاتی ہے، آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، آپ کے میڈیا ہاؤس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ جن ٹیچروں کے خلاف انجنا اوم کشیپ نے مقدمہ دائر کیا، ان میں سے ایک ہے ابھینو، انہوں نے ایک بار پھر ویڈیو بنا دی انجنا اوم کشیپ کے خلاف، آپ سنیے۔ آج تک نے ایک ایسی خبر چلائی کہ ایران میں لوگوں کو روٹیاں کھانے کے لیے ای ایم آئی یا ایسا کچھ بولا، اور ایران کی ایمبیسی نے جو اینکر تھی انجنا اوم کشیپ، ان کے منہ کے اوپر ایک فالس نیوز کر کے ٹیگ لگایا اور کہا کہ یہ غلط نیوز پھیلا رہے ہیں۔ مطلب ایک دور ہوا کرتا تھا جب ہم لوگ کوئی افواہ سنتے تھے اور نیوز اس کو ویریفائی کرتی تھی۔ آج نیوز افواہ پھیلا رہی ہے اور ایمبیسی کو سوچے اس درجے کے لوگوں کو اس افواہ کو کاٹنا پڑ رہا ہے۔ میڈیا کیسا پلر ہو گیا جو اب تک تو میٹرو کے پلر گر جاتے تھے، بہاروں میں پل گر جاتے تھے، بٹ یہاں تو ڈیموکریسی کا چوتھا پلر ہی گر گیا۔ جس دیش میں ہم نے دلی میں اتنے میٹرو پلر بنا رکھے ہیں، اتنے مضبوط میٹرو پلر بنا رکھے ہیں، وہاں ہم لوک تنتر میں ڈیموکریسی کو مضبوط پلر نہیں بنا پائے۔ ہم نے وقت رہتے آواز نہیں اٹھائی، ہم نے برود نہیں جتایا کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے، صرف گمراہ کر رہے ہیں، آپ صرف ایک نیریٹو چلا رہے ہیں، آپ صرف آپ نے اندھیرے میں رکھا ہوا ہے ہمیں۔ اب سب کو ٹارچ اور موم بتیاں جلانے کا وقت ہے صاحب، اجالا کرنے کے لیے۔ دوسرے ٹیچرز بھی لگاتار سوال اٹھا رہے ہیں، اور سچائی یہ ہے کہ گودی میڈیا سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ غازی آباد سے خبر آئی ہے جم ٹرینر کے بارے میں۔ غازی آباد کی پرشاسن نے فیصلہ کیا کہ وہاں جتنے جم ٹرینرز ہوں گے ان سب کی ویریفیکیشن ہوگی، جانچ ہوگی، اور جم میں ٹریننگ کے دوران انہیں اپنا آئی ڈی کارڈ اپنے گلے میں لٹکانا ہوگا۔ اور پرشاسن نے فیصلہ کیا ہے شاملی کے واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ شاملی کی خبر آپ جانتے ہیں کہ آیوش ملک نام کے 31 سال کے نوجوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اب جب آیوش ملک نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے تمام ٹی وی چینلوں کو انٹرویو دیتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ سال 2007-8 سے ہی میں اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا، میں بہت ساری ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے انسپائر کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ان سے متاثر ہو کر ان کی شخصیت اور زندگی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے، کسی اور کا کوئی رول نہیں ہے۔ لیکن گودی میڈیا نے یہ ایجنڈا چلایا، ان کے باپ نے بھی یہ دعویٰ کیا، یعنی آیوش ملک کے باپ دیوراج ملک نے، کہ چاندنی نام کی ایک جم ٹرینر ہے یہاں، اور آیوش ملک وہاں جم کرنے جاتا تھا۔ جم کے دوران چاندنی قریشی سے ملاقات ہو گئی آیوش ملک کی، اور پھر چاندنی قریشی نے برین واش کیا آیوش ملک کا۔ اس نے اسلام کے بارے میں بتایا، قرآن کے بارے میں بتایا، اور چاندنی قریشی کا ایجنڈا تھا آیوش ملک کی دولت پر قبضہ کرنا، اس کو ہڑپنا، کیونکہ آیوش ملک بھائی میں اکیلا ہے۔ تو ایک جم ٹرینر نے برین واش کر دیا آیوش ملک کا، اس لیے مسلمان بن گیا، اور اس نریٹو کو، اس ایجنڈا کو سچ مان لیا انڈیا کی میڈیا نے بھی، آیوش ملک کے والد نے بھی، پرشاسن نے بھی، اور اس لیے غازی آباد کی پولیس پرشاسن نے فیصلہ کر دیا کہ یہاں کے تمام جم ٹرینر کی ویریفیکیشن ہوگی۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ چاندنی قریشی کا اسلام کی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک ماڈرن مسلم تھی، لبرل مسلمان تھی، وہ حجاب بھی نہیں کرتی تھی، جم میں اس طرح کے کپڑے وہ پہنتی تھی جو عموماً ایک مسلمان لڑکی کو نہیں پہننا چاہیے۔ آیوش ملک نے چاندنی قریشی کی زندگی کو بدلنے کا کام کیا، پچھلی ویڈیو میں نے اس بارے میں تفصیل بتا رکھی ہے۔ اب اگر پرشاسن کو لگتا ہے کہ کوئی جم ٹرینر ہی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، کسی کو مسلمان بنا سکتا ہے، اس لیے کسی مسلمان کو جم ٹرینر ہی نہ بننے دو، یا اگر کسی کو بناتے ہو تو اس کی جانچ کرو، پڑتال کرو، ویریفیکیشن کرو۔ لیکن یہ سچائی نہیں ہے، جم ٹرینر کو دیکھ کر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا ہے۔ آج تک دنیا میں جس نے بھی اسلام کو اپنایا ہے، جو کوئی بھی مذہب اسلام میں داخل ہوا ہے، وہ اسلام کی صداقت پر مبنی تعلیم کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی زندگی سے انسپائر ہو کر، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، محسن انسانیت تھے،
पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए वो आइडियल हैं। वो कल भी मशाल रात थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और जो कोई भी उनकी शख्सियत को, उनकी ज़िंदगी को, उनकी सीरत को पढ़ता है वो उनसे मुतासिर हो जाता है। ये रियलिटी है, सच्चाई है। अभी गाज़ियाबाद प्रशासन का फैसला है, वो जाने। एक और अहम तरीन खबर कलकत्ता से सामने आई है। खबर यह है कि वहाँ एक इमारत में आग लग जाती है और आग लगती है सेकंड और थर्ड फ्लोर में, लेकिन छठे सातवें फ्लोर में ईवीएम रखा हुआ था और 1-2 ईवीएम की मशीन नहीं रखी हुई थी, बल्कि 4000 ईवीएम की मशीन वहां पर रखी हुई थी और पूरी की पूरी 4000 ईवीएम जलकर खाकस्तर हो जाती है। ये खबर सामने आ जाती है। अब समझिए कि इसके पीछे एजेंडा क्या हो सकता है। क्या ईवीएम खुद बखुद जलकर खाकस्तर हो गए या ईवीएम को जलाया गया? इंडियन यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया, जिसमें देखा जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में ईवीएम को रखा गया था उस बिल्डिंग में आग लग गई और पूरा ईवीएम जलकर खाक हो गया। अब इंडियन यूथ कांग्रेस ने इस पर लिखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4000 ईवीएम को जला दिया है। ये 4000 ईवीएम किसी एक असेंबली हलके के नहीं हो सकते, बल्कि आप समझे कि 4000 ईवीएम के होने का मतलब है कि 20-25 असेंबली हलके का ईवीएम वहाँ पर रखा हुआ था। उन असेंबली हलकों का पूरा रिजल्ट ईवीएम में था और वो जलकर खाक हो गया। अब इसका किसको फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा? क्योंकि वेस्ट बंगाल के रिज़ल्ट पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से कंटिन्यू कहा जा रहा है इलेक्शन में वहाँ धांधली हुई है, काउंटिंग में धांधली हुई है, वोटिंग में धांधली हुई है और मामला कोर्ट पहुंचा हुआ है। टीएमसी ने अदालत में पिटीशन दायर कर रखी है। अब अगर अदालत में ईवीएम को मांगा गया, अदालत ने दोबारा से ईवीएम की काउंटिंग करने के लिए कहा, तो मुमकिन है अगर घपला हुआ हो तो सच सामने आ जाएगा। जिसकी जीत हुई थी उसकी हार हो सकती है। और अगर ईवीएम मौजूद नहीं है, ईवीएम जलकर खाक हो गए हैं, तो फिर कोई सबूत नहीं रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा और कहा जाएगा अब तो ईवीएम है ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल रिजल्ट क्या था? तो हाई कोर्ट का फैसला आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ईवीएम ही नहीं है, मशीन ही नहीं है, तो किसकी दोबारा काउंटिंग होगी? अब इस तरह के खदशात का लोग इजहार कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक और ख़बर सामने आई है और इस खबर का ताल्लुक भी वेस्ट बंगाल से है। दरअसल टीएमसी के राज्यसभा एमपी है इमरान हुसैन। इमरान हुसैन वेस्ट बंगाल के मशहूर सहाफ़ी हैं, समाजी लीडर भी हैं और अलकलम अखबार निकलता है बंगला ज़ुबान में कलकत्ता से। उसके मालिक और एडिटर इन चीफ भी है इमरान हुसैन और टीएमसी ने इनको राज्यसभा भी भेज रखा है। अब इमरान हुसैन की एक दोस्त ने, उनकी एक पुरानी साथी ने उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से ताल्लुक़ में हैं, उनके साथ उनका रिश्ता है। और उनकी पुरानी पॉलिटिकल दोस्त ने, साथी ने शुवेंदु अधिकारी को लेटर लिख दिया है, वज़ीर ख़ारजा को लेटर लिख दिया है कि उनकी जांच कराई जाए, उनकी मांग कराई जाए। जिसने लेटर लिखा है उनका नाम है काकोली घोष। काकोली घोष कल तक टीएमसी में थी, चीफ भी बनी हुई थी और ये लोकसभा की एमपी थी। ममता बनर्जी की करीबी लीडरों में, ममता बनर्जी की करीबी सहेलियों में से एक काकोली घोष थी। लेकिन पिछले दिनों इन्होंने 20 सांसदों के साथ जाकर बीजेपी के लीडर से मुलाकात की। उसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लेटर सौंप दिया कि हम सब अब टीएमसी यानी ममता बनर्जी से अलग रहना चाहते हैं, हम एनडीए को सपोर्ट करेंगे, पार्लियामेंट में हमारे बैठने की जगह और सीट अलग रखी जाए। और इस पूरे बागी ग्रुप को लीड कर रही थी यही काकोली घोष। अब इस काकोली घोष ने इमरान हुसैन के बारे में वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी को और देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को लेटर लिखा है कि इमरान हुसैन के रिश्ते और ताल्लुकात बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से हैं, इनकी जांच की जाए। अब मामला क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। यकीनी तौर पर इमरान हुसैन पर भी दबाव बनाया होगा, प्रेशर बनाया होगा कि आप भी रिज़ाइन कर दो, जिस तरह दूसरे कई नेताओं ने रिज़ाइन कर दिया। और अगर आप रिज़ाइन नहीं करोगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, आपकी जांच कराई जाएगी, आपके पीछे ईडी लगाई जाएगी। और काकोली घोष ने इमरान हुसैन के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है, लेटर लिखना शुरू कर दिया है और शायद कुछ ऐसी ही धमकी रही होगी, तभी तो सयोनी घोष जैसे लीडर को भी ममता दीदी का साथ छोड़ना पड़ा। कई दूसरे बड़े बड़े नाम सामने आ गए जिन्होंने ममता बनर्जी से गद्दारी कर ली है। एक और ख़बर है और ये खबर पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में चल रही है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पर भी अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। मीनाक्षी नटराज
कांग्रेस की सीनियर लीडर है और मध्य प्रदेश से इन्होंने राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल किया था, लेकिन आखिरी वक्त में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मीनाक्षी नटराज के नॉमिनेशन को रद्द कर दिया और कहा गया कि उनके फॉर्म में कुछ मिस्टेक थी, मुकम्मल मालूमात उन्होंने नहीं दी थी, इसलिए चुनाव आयोग ने उनके नॉमिनेशन को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया, बाहर धरना दिया, लेकिन कुछ भी किसी ने नहीं सुना। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके मांग की गई कि मीनाक्षी नटराज का जो नॉमिनेशन रद्द किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, वो गलत है, गैर कानूनी है। बीजेपी चाहती है मध्य प्रदेश में तमाम राज्यसभा उनके ही बन जाए, कांग्रेस का एक राज्यसभा एमपी बन सकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देना चाहती। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कांग्रेस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है और यहाँ पर कांग्रेस को एक बड़ा खतरनाक झटका लग गया है। एक और खबर सामने आई है और ये खबर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर में शरपसंदों ने, गुंडों ने एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ा और पकड़कर बदतमीज़ी की, मारना शुरू कर दिया। मुस्लिम नौजवान को आपत्तिजनक नारा लगवाना शुरू कर दिया। इतना ही पर इक्तफा नहीं किया इन गुंडों ने, बल्कि इन गुंडों ने उस मुस्लिम नौजवान को कहा कि तुम इस्लाम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को इख्तियार कर लो, तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान मत रहो। और उनको मारा जाता है, ज़बरदस्ती नारा लगाया जाता है और अभी तक सुल्तानपुर पुलिस ने इन गुंडों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। राज्यसभा एमपी है कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार गुंडों के ज़रिए मुसलमानों को मारा जाता है, उनको उनका धर्म बदलने पर मजबूर किया जाता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती, एक्शन नहीं लेती। उत्तर प्रदेश गुंडाराज में तब्दील होता जा रहा है। यूपी पुलिस गुंडों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, लिंक कमेंट में मैंने पिनअप कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।